हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी अकेडमी में। दोस्तों, आज की जो क्लास है केमिस्ट्री की, ये फर्स्ट लेक्चर होगा और ये हेल्पफुल होगा टीचिंग एग्जाम्स के लिए। जैसे हमारा एचपी टेट हो गया, टीजीटी कमीशन हो गया, ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो इन टेस्ट की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन बोले तो केमिस्ट्री इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Chemistry is the branch of science that deals with the study of atoms and molecules. It is the study of atoms and molecule. In chemistry, we have so many branches, but 4 branches are main for our educational purpose, और we can say हमारे एग्जाम्स के लिए जो हम लोगों को तैयारी के लिए जो पढ़नी है वो सिर्फ 4 ब्रांचेस हैं। लेकिन वैसे केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेस हैं, तो जो 4 हमें पढ़नी है उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इनकी फिजिक के बारे में बात करते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सेकेंड जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद थर्ड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसको आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। लास्ट जो ब्रांच हमें स्टडी करनी पड़ती है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो लिविंग बीइंग्स, मतलब जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर की जो केमिस्ट्री है उसकी स्टडी को हम लोग बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो आइए आज अगला जो स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, यानी कि मैटर। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे मैटर। अच्छा, हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। एक है मैटर, दूसरा हो गया एनर्जी। मैटर और एनर्जी दोनों में डिफरेंस इतना है कि मैटर को हम लोग हमारी सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू हम मैटर को फील कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी को जो है हम लोग यूज कर सकते हैं किसी न किसी फॉर्म में। एनर्जी को हम लोग देख नहीं सकते, एनर्जी को हम लोग फील कर सकते हैं, जैसे लाइट एनर्जी, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ मैटर और एनर्जी के बीच में। अब बात करेंगे पर्टिकुलरली मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? तो मैटर कोई भी ऐसी चीज जो इस यूनिवर्स में है, कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज जो स्थान घेरती है, ठीक है, जो स्थान घेरती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो मैटर है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में मार्कर है। ये जो मार्कर है इसने कुछ ना कुछ स्थान घेरा है। क्या बोल सकते हैं हम इसको कि ये क्या है? एक मैटर है। ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग भी स्थान घेरते हैं, इसलिए हम लोग भी क्या हुए? मैटर हुए।
एयर कितने सारे उसकी गैसेस की कॉम्पोजिशन एयर में होती है। एयर जो है वो स्थान भी घेरती है, अगर नहीं घेरती है तो बोलो। एयर जो जैसे आप बलून लेते हैं ना, एक बलून में हवा भरते हैं तो वो क्या करता है, वो फूलने लग जाता है। फूलने लग जाता है इसका मतलब जो हम उसमें हवा भर रहे हैं वो उसमें अंदर जाके एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करिए, जिसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो एयर है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो एयर भी क्या हुआ, एक मैटर हुआ। अब मैटर की क्लासिफिकेशन है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर की क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड है। मैटर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड वन जो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग आगे जो मतलब ये जो पर्टिकुलरली फिजिकल चीजों के साथ में डील करेगा। फिजिकली मैटर देखने में कैसा कैसा होता है, तो इसमें हम 5 जो है वो स्टेट्स पढ़ेंगे मैटर की। फर्स्ट जो है वो है सॉलिड, सेकेंड वन लिक्विड, थर्ड वन गैस। Solid, liquid, gas. These are the 3 main states of matter. Whereas fourth state of matter is also present. Fourth state का नाम है plasma. Fourth state of matter is known as plasma. उसके बाद fifth state matter is also available. उसका नाम है BEC। इसका नाम मैं बाद में बताती हूँ फुल फॉर्म, लेकिन उससे पहले हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन इन पे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, जैसे मेरे हाथ में डस्टर है, मार्कर है, ये क्या है, सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट मास। लिक्विड के केस में क्या होता है, इसमें डेफिनेट मास तो होता है। जैसे आपने क्या किया, सॉलिड के केस में एग्जांपल कंसीडर कर लो, डस्टर, एग्जांपल से स्टार्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद लिक्विड के केस में जो एग्जांपल है आप ले लो वाटर, H2O ले लिया। अब H2O को आपने डाला किसी बॉटल में, H2O को किसी बॉटल में डाला तो क्या हुआ, इसका जो मास है वो तो डेफिनेट होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उसमें आपने बॉटल में 1 लीटर पानी डाला है, 2 लीटर पानी डाला है, या इससे ज्यादा है या इससे कम है। लेकिन व्हाट अबाउट इट्स शेप, पहले आपने 1 लीटर बॉटल में डाल दिया पानी, तो वो पानी जो है वो क्या करेगा, इस बॉटल की ही शेप ले लेगा। पानी जो है इस बॉटल की शेप ले लेगा। अगर आप यहां से निकाल के किसी और कैन में या किसी बीकर में इसको डालते हो तो ये बीकर की शेप ले लेगा। तो सॉलिड सेम केस जो है वो गैसेस के साथ में भी होता है। लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ओके, गैसेस में भी क्या होता है, उसी शेप में ये ले लेंगे, उसी कंटेनर की शेप ये ले लेंगे जिसमें इनको रखा जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात इसमें करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में ये जो छोटे छोटे वॉइड्स बच जाते हैं, छोटे छोटे स्पेसेस बच जाते हैं, इनको नेग्लिजिबल स्पेसेस ही मान के चला जाता है। इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, जिनकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो बहुत मतलब एक उसमें रहते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। वेयर एज लिक्विड के केस में पानी ले लीजिए, पानी में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होंगे, मतलब एज कंपेयर टू
सॉलिड्स, लिक्विड के केस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अगर बात करें गैसेस की, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो क्या होगा, कोई इधर है, कोई इधर को जा रहा है, जैसे ये जाते जाएंगे इनके बीच में स्पेसेस और ज्यादा होते जाएंगे और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएंगी। तो ये था गैसेस के बारे में। उसके बाद थर्ड में बात करूं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी की इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अमंग सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस विच हैज हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कंप्रेस करना, किसी चीज को दबाना। तो सॉलिड के केस में अगर मान लो ये डस्टर है, मैं इसको कंप्रेस कर रही हूं तो ये छोटा नहीं हो रहा है, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूं तो ये लंबा भी नहीं हो रहा है, तो मतलब सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो जीरो है, नो कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी। व्हेयरएज वाटर की बात करें, अब आप पानी को दबाओगे तो क्या होगा, पानी जो है वो बाहर निकल के गिरेगा, पानी जो है वो बाहर निकल के गिरेगा। तो इनकी भी कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, हाँ थोड़ी बहुत हो जाती है लेकिन वो बहुत ही कम होती है, उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि दीज आर कंप्रेसिबल। लास्ट में बात करें गैसेस की, तो गैसेस की बहुत हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। गैसेस हैव हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस हैव हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी की अगर यहां बात करें, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या हुआ, सॉलिड्स लिया, सॉलिड में क्या होता है, वॉल्यूम कम ऑक्युपाई होता है, ठीक है, सॉलिड्स में वॉल्यूम कम ऑक्युपाई होता है, लिक्विड्स में ज्यादा एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा ही होता है, और गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, सब जगह वो फैले होते हैं। अगर आपने कहीं एक रूम में उनको रखा है तो वो पूरे रूम में फैल जाएंगे, यानी कि उनका लिक्विड्स और सॉलिड्स के कंपैरिजन में उनका जो डेंसिटी, उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा होगा। डेंसिटी और वॉल्यूम में जो है वो इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, या मतलब अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं गैसेस की वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा है, तो गैसेस का घनत्व सबसे कम होता है। गैसेस आर लीस्ट डेंस, व्हेयरएज सॉलिड्स के केस में क्या होता है, डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा डेंस होते हैं सॉलिड्स, मोर डेंस। सॉलिड्स आर मोर डेंस एज कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड गैसेस। ये था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद बात करें प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये पाई कहां जाती है, इसमें एग्जांपल लेके चले सन, सन की जो लाइट है वो किस वजह से होती है, सन और तारे, चंद्रमा सभी कुछ इसमें आ जाएगा। सन की लाइट जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन बोल देते हैं जब वो अपनी आयनिक फॉर्म में होता है, H पॉजिटिव वाली फॉर्म में जब वो होता है, प्रोटॉन फॉर्म में जब होता है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं आपस में, उनकी ही मूवमेंट, उन्हीं की वजह से तो हम पढ़ते हैं ना कि सन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं और उसके बाद हीलियम का मॉलिक्यूल बनता है। तो वो जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, उनके जो आयन्स हैं, आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज इसमें याद रखेंगे, आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मिलकर उनका फ्यूजन हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, एक क्लाउड बन जाता है, आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं आपस में फ्यूज होते हैं तो वो वहां पे एक क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं, और उस क्लाउड की फॉर्मेशन जो है, मतलब वो जो स्टेट हुई इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स की, उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इट इज BEC। अब
BEC लिखा होता है, कई बार इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म है बोस-आइंस्टीन या आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये जो थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज गिवन बाय सत्येंद्र नाथ बोस। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, 1920 में ये कोई क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक स्टैटिस्टिकल उसमें परफॉर्म कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टेट इन्होंने डिस्कवर की और उसके बाद में इन्होंने अपनी जो भी इन्होंने डिस्कवरी की थी वो लिखकर आइंस्टाइन को भेजी। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, 1924 में उस इंफॉर्मेशन को रेक्टिफाई किया और उसके बाद में जो हमारी जो स्टेट आई उसका नाम रख दिया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इस पे काम किया हुआ था। अब इस स्टेट में होता क्या है, इस स्टेट में काम होता है ऐसी गैस का जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। ऐसी गैसेस की डेंसिटी, मैंने कहा गैसेस जो है वो सबसे कम डेंस होती हैं, लेकिन उन कम डेंस गैसेस में भी जो गैस लीस्ट डेंस होगी, जिसकी लीस्ट डेंसिटी होगी या लो डेंसिटी वाली जो गैस है, उसको क्या किया जाता है, उसको लो टेम्परेचर पे सब्जेक्ट कराया जाता है। लो डेंसिटी या लीस्ट डेंसिटी वाली गैस को लो टेम्परेचर पे सब्जेक्ट कराते हैं। उसके बाद की जो स्टेट होती है वो होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद उस गैस की जो स्टेट होगी उसको हम कहेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब लो टेम्परेचर ये कितना हुआ, लो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये लास्ट टाइम पूछा गया है। ये जो है ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और कितना होता है ये 0 केल्विन इज नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर सेल्सियस में इसकी बात करें तो सेल्सियस में होता है ये 273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन इज नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये जो है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इसके बिलो अगर आप जाएं तो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, इतना आप लेके जा सकते हो नेचुरली। तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। अब इसमें बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एक ही टाइप के मैटर से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस जो है वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स कितने होते हैं, हमारी जो केमिस्ट्री है वो 90% तो एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। 90% केमिस्ट्री जो है वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही बेस्ड है और पीरियोडिक टेबल में जो है वो एलिमेंट्स के बारे में ही, मतलब एलिमेंट्स को ही उसमें रखा हुआ है। एलिमेंट्स जो है टोटल हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स, जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एलिमेंट्स को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। अब यहां से एलिमेंट्स के बारे में एक यूजफुल फैक्ट बताऊं, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन दूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारी अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है? क्वेश्चन आता है, नेम द एलिमेंट विच इज फाउंड टू बी मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट।
तो उस एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में कौन सा एलिमेंट जो है वो मोस्ट अबंडेंटली मिलता है, तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन। और अगर बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट पे, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो है 46.6%। आफ्टर ऑक्सीजन, सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो होती है 27.7%। इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो है 27.7%। आफ्टर सिलिकॉन वी हैव एल्यूमिनियम। तीन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। एल्यूमिनियम जो है वो 8.3% की कॉम्पोजिशन के साथ तीसरे नंबर पर अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ साथ नॉन मेटल है। ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो बहुत ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा ऑक्सीजन। और अगर मेटल पूछ ली जाए, मेटल पूछी जाती है, मेटल, नेम द मेटल विच इज फाउंड मोस्ट अबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट, तो जो आपका आंसर है वो होगा एल्यूमिनियम। अगर कॉम्पोजिशन पूछी जाए तो 8.3% इज द कॉम्पोजिशन। ये था एलिमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट्स पढ़ा, पीरियोडिक टेबल देखा। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को पर्टिकुलर एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया होता है। पर्टिकुलर जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से H से रिप्रेजेंट किया है, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड क्या होता है? टू और मोर एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन। टू एंड मोर एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन इज नोन एज कंपाउंड। अब कंपाउंड की स्पेशलिटी क्या है? एग्जाम्पल के साथ में स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, लेट्स से वाटर। वाटर का फॉर्मूला जो है H2O है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, दो एलिमेंट से मिलके वाटर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल, यू कैन से कंबस्टिबल इन नेचर। हाइड्रोजन जो है वो इनफ्लेमेबल एयर होती है या कंबस्टिबल नेचर उसका होता है। व्हेयरएज ऑक्सीजन जो है, मतलब आग कहीं आपको लगानी है तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। जब दोनों आपस में मिले, दोनों आग लगाने वाले थे ना, जब दोनों आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया? पानी बनाया। अब पानी क्या होता है? जब भी आग लगती है तो उस पर पानी फेंका जाता है ताकि आग बुझ जाए। मतलब जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं एक दूसरे के साथ, कंपाउंड बनाते हैं, तो उनकी जो पुरानी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करके नहीं रखते हैं। ठीक है, ये था कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड के जो है वो दो टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडीज के विद इन पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गया, फिर प्रोटीन्स हो गई। उसके बाद इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक जो है वो नॉन लिविंग बीइंग्स जो है, जैसे रॉक्स, मिनरल्स हो गए एक्सेट्रा। इसमें सॉल्ट एग्जांपल बताऊं तो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं वो इसमें आ जाएगा। तो ये कंपाउंड्स के बारे में छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में बात करें मिक्सचर की अगर बात करें, मिक्सचर जो है टू कैटेगरीज में डिवाइड है।
होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, समटाइम्स यहां से आपसे एक एग्जांपल पूछा जाता है कि डिस्क्राइब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस। टेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस काइंड का क्वेश्चन। होमोजीनियस की बात करें, होमोजीनियस में क्या होता है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने क्या किया, शुगर को घोल दिया, शुगर को डिसॉल्व कर दिया पानी में, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। शुगर को पानी में घोलना, शुगर को पानी में घोल दिया तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को नहीं दिखते हैं शुगर के पार्टिकल्स। घुलने के बाद हमें नहीं दिखेगा कि चीनी कहाँ पे है, चीनी के जो छोटे छोटे कण हैं वो उस पानी में कहाँ हैं, कहाँ जैसे हैं, नहीं दिखेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, पार्टिकल्स cannot be seen through naked eyes, through naked eyes। whereas heterogeneous mixture में बिल्कुल अपोजिट होगा, पार्टिकल्स जो है वो उनको आप देख सकते हैं। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट नहीं सॉरी सैंड ले लो, चॉक पाउडर ले लो, टैल्कम ले लो, सैंड या चॉक पाउडर इन वाटर। आप क्या करते हो, पानी में रेत डालोगे तो रेत जो है या चॉक का पाउडर डालोगे तो वो उसमें घुलता नहीं है, वो नीचे जाके तली पे बैठ जाता है और उसको आप क्लियरली देख सकते हो। उसके कण जो है आपको विजिबल होंगे, अच्छे तरीके से विजिबल होंगे और उसमें आपको बाउंड्रीज भी विजिबल होंगी। मतलब आपको ऐसे दिखेगा जैसे ये ग्लास है, इसमें पानी यहां तक भरा है, आपने क्या किया, रेत डाला तो रेत यहां पे ऐसे बैठ जाएगा, आप सेपरेट कर पाओगे। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज अवेलेबल बिटवीन टू सैंड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन भी आपको दिखेगी, लेकिन चीनी वाले मिक्सचर में आपको नहीं दिखेगा, वो यूनिफॉर्मली घुली होगी सब जगह। ठीक है, यूनिफॉर्मली का मतलब है कि जैसा टेस्ट आप पानी का ऊपर से आपको आएगा वैसा ही नीचे से आएगा, वैसा ही बीच में से आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से ज्यादा मीठा फिर नीचे जाके थोड़ा कम मीठा, ऐसा टेस्ट आपको नहीं आएगा क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो घुले होते हैं। अब यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर जो है, एयर इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो मैं आपको बता दूं कि एयर जो है उसका नेचर जो है वो होमोजीनियस होता है। एयर इज होमोजीनियस इन नेचर। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। आई होप मेरे द्वारा कन्वे की गई इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। आगे हमारे चैनल पे वीडियोस का अपडेट पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एपीसी एकेडमी को तथा साथ में लेटेस्ट नोटिफिकेशन का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।